नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जिसका नाम है बाराती की हरकत। ये कहानी सिर्फ एक शादी की रात की नहीं है। ये उस हिम्मत की है जो कभी किसी छोटे से लड़के के दिल में पलती है, और उस सम्मान की है जो पूरे गांव की इज्जत से जुड़ा होता है। आज की कहानी में दुल्हन की छोटी बहन को बारातियों की एक बदतमीज हरकत का सामना करना पड़ता है। गांव वाले सब खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, मगर तभी दुल्हन का छोटा भाई आगे बढ़ता है और उस एक पल से पूरी फिजा बदल जाती है। बाराती की हरकत सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये उन दिनों की याद है जब खुशियां बड़ी होती थीं और लोग सादे, जहां रातें लंबी होती थीं और नींद कहानियों की हथेली पर आकर बैठ जाती थी। जैसे जैसे आप कहानी में कदम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू और थोड़ी सी नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी। अगर ऐसी सुकून भरी, नींद लाने वाली गांव की कहानियां आपको भी अपनी ओर खींचती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर रात एक नई कहानी आपके सिरहाने आकर बैठती है। और हां, टिप्पणी में बताइए आप किस शहर या किस गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। आपका हर कमेंट ऐसा महसूस कराता है जैसे आप मेरे सामने ही बैठे हो, धीमे धीमे मुस्कुराते हुए, और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हो। अब चलिए, रोशनी थोड़ी और कम कर लीजिए, पंखे की नरम आवाज को सुनिए और अपनी सांसों की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस घर की ओर जहां आज रात सम्मान की एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। रात की ठंडी सांसें जैसे पूरे गांव को अपनी नरम बाहों में समेटे हुए थीं। आसमान एक गहरे नीले मखमल की तरह फैला हुआ, और उसके बीच कहीं कहीं छोटे हीरों जैसे तारे टिमटिमा रहे थे। दूर पुराना पीपल का सिलहट्टा हवा में हिलता, उसके पत्ते आपस में टकराकर ऐसी धुन बनाते थे मानो प्रकृति स्वयं किसी शादी का राग बजा रही हो। गांव का नाम नल्दीपुर। एक छोटा, शांत, मिट्टी की खुशबू से भरा गांव, जहां हर शाम जलता हुआ चूल्हा किसी कहानी की तरह दमकता था और हर सुबह बैलों की घंटियों की आवाज से खुलती थी। आज वही नल्दीपुर एक नई रौनक से चमक रहा था, क्योंकि ठाकुर हरबंस की बेटी राधिका की शादी थी। धान के खेतों के बीच एक चौड़ा खुला मैदान था जिसे गांव वाले लोग मेला चौक कहते थे। उसी चौक में आज का मंडप बनाया गया था। मिट्टी का फर्श हल्के पानी से गीला किया गया था ताकि धूल न उठे। चारों तरफ बांस के खंभों पर ताजे गेंदे के फूलों की मोटी मोटी बेलें लटक रही थी। हवा के हर झोंके के साथ हल्की सी महक फैल जाती, सीधी नाक के अंदर उतरती हुई, जैसे कोई पुरानी याद ताजी हो गई हो। लालटेनें हर कोने पर टंगी थीं, नींबू पीली रोशनी देती हुई। उनकी लौ हिलती तो रोशनी भी दीवारों और पेड़ों पर थिरकने लगती, और पूरा मंडप जैसे किसी पुराने चित्र में बदल जाता। गेंदे के फूलों की कतार के पीछे रसोई के पास एक लंबी सांस के साथ कावेरी खड़ी थी। हल्की भूरी साड़ी जिसमें सुनहरे धागों की पतली पट्टी चल रही थी। उसके हाथों में हल्दी और चावल की मिली खुशबू लगी थी। शादी की तैयारी में सुबह से दौड़ते दौड़ते वह थक जरूर गई थी, पर आंखों में अभी भी वही चमक थी जो हर बड़ी बहन की आंखों में शादी के घरों में होती है। कावेरी के चेहरे के पास से एक ठंडी हवा निकली। उसके बालों की कुछ लटें हल्के से हिल गईं। उसने आसमान की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराई, शायद मन में कोई छोटी सी प्रार्थना थी। भगवान, सब शांतिपूर्ण हो, बहन की जिंदगी अच्छी हो, आज का दिन किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहे। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी हिम्मत और सम्मान की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी, और उसकी शांत दुआ कुछ देर में तूफान के बीच खो जाएगी। थोड़ा दूर बैलगादी के पास शुभम चारपाई पर बैठकर मुरली बजा रहा था। वह मुश्किल से 17 से 18 साल का था, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी
कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। मुरली की धुन खेतों में फैल रही थी। धान की बालियां भी जैसे धुन पर झूम रही हों। लकड़ी की बांसुरी पर उसकी उंगलियां इतनी सहजता से चल रही थीं, मानो उसे जन्म से यही काम दिया गया हो। मंडप में बैठे बड़े बुजुर्ग उसकी धुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। कोई कह रहा था, हरबंस का लड़का बद्दा सीधा है, दिल का सच्चा, बहन से बहुत लगाव है इसे। और सच भी यही था। राधिका उसके लिए मां जैसी थी, कावेरी उसकी दोस्त जैसी, और आज अपनी दोनों बहनों की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। वह यह नहीं जानता था कि बहुत जल्द वही बच्चा पूरा माहौल बदलने वाला है और गांव आने वाले सालों तक उसका नाम सम्मान से याद करेगा। उसी समय राधिका दालान में बैठी थी। हाथों पर मेहंदी का गहरा नारंगी रंग चढ़ चुका था। दोस्तों के बीच घिरी हुई वह धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी मुस्कान में गांव की सुबह जैसी रोशनी थी, शांत, साफ और निर्मल। उसके पास बैठी एक बूढ़ी दाई कह रही थी, बिटिया, तेरी किस्मत उजली हो, ससुराल तुझे फूलों की तरह रखे। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसके दिल में थोड़ी हल्की उदासी भी थी। मां नहीं थी। कई साल पहले बीमारी में चली गई थी। तभी से कावेरी ही उसके लिए मां सी बन गई थी। कावेरी राधिका के पास आई, उसके गाल पर हाथ फेरकर धीमे से बोली, सब ठीक होगा राधु, चिंता मत कर। राधिका ने उसकी आंखों में देखा, जहां एक भरोसा था, एक वादा था। मैं हूं ना। बाहर मेला चौक में कई दृश्य एक साथ जीवित थे। गांव की महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर पूरियां तल रही थीं। बच्चों की टोली पटाखों 10 की आवाज पर खुशी से उछल रही थी। बैलगादियां कतार में खड़ी थीं। उनके गलों में बंधी घंटियां मध्यम स्वर में बज रही थीं। दूर तालाब के पास कुछ किसान हाथ मुंह धो रहे थे ताकि साफ होकर मंडप में बैठ सकें। ढोलिया रामोतार ढोल पर धुन साध रहा था, एक धुन जिसे उसने दूल्हा पक्ष के स्वागत के लिए बचा कर रखा था। हवा में चूल्हे से उठती धुएं की महक थी, जिसमें देसी घी और पकते कद्दाही के बूढ़ों की सुगंध मिलकर एक स्वर्गीय स्वाद पैदा कर रहे थे। गांव की पुरानी सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों की घर घर आवाज और कहीं दूर मंदिर की आरती का स्वर माहौल को पूरी तरह दिव्य बना रहे थे। सब कुछ इतना शांत, इतना सुंदर। लेकिन हर सुंदर कहानी की शुरुआत में एक ऐसा पल आता है जब आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आगे किस मोड़ पर तूफान इंतजार कर रहा है। रात गहराती जा रही थी। लालटेन की लौ और भी चमकदार हो रही थी। कावेरी ने हल्के झुककर रिक्त पत्तों को आसपास से हटाया और फिर मंडप की ओर देखा, जहां एक छोटी सी बेचैनी उसकी नजरों में उठी। दूर कच्ची सड़क के मोड़ पर बैलगाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रोशनी टिमटिमाई। शोर बढ़ा, ढोल की ताल भारी होने लगी और एक बड़े समूह की आकृतियां धीरे धीरे करीब आ रही थी। बारात। लेकिन उसके दिल में न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट उठी, जैसे हवा ने कोई चेतावनी दी हो, जैसे रात ने कान में फुसफुसाया हो, कुछ ठीक नहीं है कावेरी। उसने शुभम की ओर देखा। शुभम ने भी उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। जैसे जैसे बाराती करीब आते गए, ढोल की आवाज में भारीपन बढ़ गया। मोटरसाइकिलों की तेज हेडलाइटें धान के खेतों पर चमक रही थीं। कुछ बाराती ऊंची आवाज में बोल रहे थे। किसी के हाथ में शराब की बोतल झूल रही थी। कावेरी के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। शुभम उठकर खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां अब भी मुरली संभाले हुए थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। राधिका ने भी दूर से उन्हें आते देखा और उसकी मुस्कान हल्की सी स्थिर हो गई। धीरे धीरे बारात नजदीक आई और उसी पल मंडप में मौजूद हवा ने अपना तापमान बदल लिया। कुछ अशुभ आने वाला था, बहुत अशुभ। और यही
इस पूरी कहानी की पहली धड़कन थी। रात और गहरी होती जा रही थी। धान के खेतों की नमी हवा में घुलकर एक हल्की सिहरन पैदा कर रही थी। लालटेनें अब पूरी तरह दमक रही थीं। उनकी पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों और बांस के खंभों पर नाच रही थी। गांव का माहौल प्रेम, आदर और उमंग से भरा था। लेकिन एक मोड़ पर खड़ी सड़क पर बढ़ते शोर ने उस सुकून में हल्की दरारें बना दी। दूर धान के खेतों के बीच की पगडंडी पर सबसे पहले दो मोटरसाइकिलों की हेडलाइटें उभरी। उनके पीछे पीछे दर्जनों लोग, कुछ पैदल, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में, कुछ बैलगाड़ियों पर। ढोल नगाड़ों की आवाजें गांव की शांत रात को जैसे चीरती चली आ रही थी। गायें, बैल और खेतों की चिड़ियां उस शोर से एक पल को घबरा गईं, मानो प्रकृति ने खुद भी पूछा हो, क्या यह वही शांति वाली बारात है जिसकी उम्मीद थी? शुभम सीधा खड़ा हो गया। कावेरी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, मानो वह सिर्फ मौसम नहीं बल्कि आने वाला समय भी पड़ चुकी हो। राधिका खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। उसने पर्दे के पीछे से बारात की पहली झलक ली और उसके चेहरे की उजली मुस्कान को अचानक एक धीमी चिंता ने ढक लिया। बारात के ठीक बीच में एक सफेद चमकीली मोटरसाइकिल पर बैठा था रणवीर। उसके शरीर पर काले रंग की जैकेट, कलाई में मोटी चांदी की चेन, बालों में जेल और चेहरे पर वो ठसक जो अक्सर उन लोगों में होती है जो अपनी ताकत को इज्जत समझ बैठते हैं। रणवीर की नजरें मंडप पर नहीं बल्कि भीड़ में खड़ी औरतों पर थीं। उसकी आंखों में हल्की शराब की लालिमा थी और होंठों पर आधी अधूरी मुस्कान जो किसी शराफत का संकेत बिल्कुल नहीं थी। उसके दाएं बाएं उसके साथी जो उससे भी ज्यादा जोश में थे। किसी के हाथ में पटाखों का गुच्छा, किसी के हाथ में बोतल, किसी के गले में ढोल। बारात कम, एक शोरगुल भरा हुजूम ज्यादा लग रहा था। शुभम की मुट्ठी अनायास कस गई। कावेरी ने उसे देखा और उसकी आंखों में भी वही असहजता चमकी जो उसके भाई के दिल में थी। जैसे ही रणवीर और उसके साथी चौक के पास पहुंचे, गांव वालों की भीड़ में हलचल फैल गई। रामौता ढोलिया, जो अब तक ढोल की धुन जमाने की कोशिश कर रहा था, रणवीर के साथियों द्वारा खींचकर तेज बजाने की मांग पर हड़बड़ाकर ताल बिगाड़ बैठा। उसके चेहरे पर लाचार मुस्कान उभर आई। दादी नानी लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये लोग कुछ ज्यादा ही तेज है ना। हरबंस जी के यहां पहली बार ऐसी बारात दिख रही है। देखो वो लड्ढे का कैसी बेअदबी से बैठा है मोटर पर। मास्टर देवकी नंदन अपनी लाठी पर झुककर खड़े हुए लंबी सांस लेकर बोले, दिख रहा है आज रात आसान नहीं होगी। कावेरी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों ने बिना बोले कह दिया था, बेटी सावधान रहना। दालान में राधिका का दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। उसने आईने में खुद को देखा, लाल चुनरी, हाथों में चमकती मेहंदी, माथे पर बिंदी और आंखों में हल्का भय। दीदी, उसने कावेरी की ओर देखा जो धीरे से पास आई। कावेरी ने मुस्कुराकर उसका चेहरा थाम लिया। चिंता मत कर राधु, सब संभल जाएगा। लेकिन खुद कावेरी के भीतर एक अनकही बेचैनी उठ रही थी। उसे लगा जैसे हवा में कोई कड़वाहट घुल रही हो, जैसे रात का अंधेरा अचानक और गहरा हो गया हो। रणवीर के इशारे पर उसके साथी जोर जोर से ढोल पीटने लगे। आवाज इतनी भारी थी कि मंडप के बांस भी हल्के हल्के कांपने लगे। कुछ बाराती नाचने लगे, लेकिन नाच में खुशी कम, दिखावा ज्यादा था। उनके कदमों में ताल नहीं बल्कि अराजकता थी। एक साथी ने जोर से चिल्लाया, अरे दूल्हा पक्ष आया है, ससुराल वालों को पता भी चले कि बारात कैसी होती है। हंसी गूंजी, लेकिन वह हंसी मिठास नहीं, करकड़ाहट लिए हुए थी। कावेरी ने सिर झुका लिया। उसके हृदय में पहला कांटा चुभ चुका था। शुभम की आंखें रणवीर पर टिकी थीं। एक मौन प्रश्न, एक मौन चुनौती।
जैसे वह पहले से ही दिमाग में कुछ गिन तौल रहा हो। ठाकुर हरबंस बाहर आए। दुल्हन के पिता होने का स्वाभाविक गर्व आज उनके चेहरे पर पूरा नहीं उतर पाया। उन्होंने बारातियों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन रणवीर ने सिर हल्का सा हिलाया, मानो यह सब उसके लिए महज औपचारिकता हो। एक क्षण के लिए ठाकुर हरबंस की आंखें भारी हो उठी। उन्होंने कावेरी और शुभम की ओर देखा। दोनों समझ गए कि पिता को आज पहली बार अपनी बेटी की शादी में एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही है। हवा में शराब की गंध मिल गई थी। किसी साथी ने रणवीर के कान में कुछ फुसफुसाया और दोनों ने हंसकर कावेरी की दिशा में देखा। कावेरी का दिल जैसे एक पल को रुक गया। राधिका कमरे से खिड़की के पीछे से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर की एक महीन रेखा उभर आई। शुभम की उंगलियां अब मुरली नहीं, अपनी कलाई कसकर पकड़ रही थी। वह गहन चुप्पी में खड़ा था, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि वह हर कदम, हर हरकत ध्यान से पढ़ रहा है। लालटेन की लौ अचानक जोर से हिली, जैसे किसी अदृश्य हवा ने आग को छू लिया हो। कुछ आ रहा था, कुछ ऐसा जो नल्दीपुर ने पहले कभी नहीं देखा था। और यही अगली घटना का आरंभ था। बारात अब मंडप के पास पूरी तरह ठहर चुकी थी, लेकिन हवा में गूंजता शोर और शराब की गंध मानो रात की पवित्रता को धीरे धीरे धूमिल कर रहे थे। लालटेन की रोशनी खेतों तक फैलती और उसके नीचे बारातियों की परछाइयां लंबी, बिखरी और अनियंत्रित दिखती थीं, जैसे अंधेरे में आकार खोते हुए साएं। धरती पर फैली ठंडी नमी अब एक बेचैन धुंध के साथ घुल रही थी। कावेरी ने अपनी साड़ी का पल्लू हल्के से संभाला और पंडाल के बाहर रखे पानी के मटके की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, पर मन किसी अदृश्य खतरे की आहट से तेज धड़क रहा था। जैसे ही वह मटके के पास पहुंची, रणवीर के दो साथी, एक लाल शर्ट वाला और दूसरा मोटी दाढ़ी वाला, बातें करते हुए उसी दिशा में आधम के। लाल शर्ट वाले ने उसे देखते ही उंगलियों से घुंघरू जैसी सीटी बजाई। दाढ़ी वाला हंसा, अरे वाह, लग रही तो दुल्हन से भी सुंदर। कावेरी रुक गई। चेहरे पर हल्की सफेदी उतर आई। उसकी उंगलियां पानी के लोटे पर कस गईं। उसने नजरें झुकाईं, पर उसने जवाब नहीं दिया। यह वही संस्कार थे जिनमें उसने सीखा था कि अजनबी की बदतमीजी का जवाब शांत रहकर दिया जाता है। पर दिल में पहली चुभन, पहला घाव उसी पर लगा। शुभम दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें पानी के मटके से लेकर उन दोनों बारातियों पर टिकी थीं। दोनों बारातियों की हंसी, उनके चाल ढाल, उनकी आंखों की दिशा, कुछ भी शुभम की नजर से बच न पाया। उसकी मुट्ठियां अपने आप बंद हो गईं, पर वह वहीं अटका रहा। गांव की परंपरा, बहन की शादी, पिता की इज्जत और उसकी खुद की कम उम्र, सब उसके कदमों को जकड़ रहे थे। कावेरी की ओर बढ़ने की चाह और अपने परिवार को किसी बड़े झगड़े से बचाने की मजबूरी, दोनों उसे भीतर से खींचने लगी। कावेरी ने बिना कुछ कहे लोटा भरा, धीमे कदम वापस मुड़ी और उन दोनों को अनदेखा करते हुए चली गई। पर जाते जाते उसके पैरों की चाल थोड़ी लड्डू खद्दा गई। ये वही कावेरी थी जो हमेशा शांत, मेहनती और आत्मसम्मान से भरी रहती थी। आज उसकी शांति के भीतर पहली बार एक तेज झटका लगा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों के कोने भीतर की हल्की जलन छुपा न पाए। कावेरी के जाते ही लाल शर्ट वाला साथी बोला, देखा कैसे डर के चली गई, चलो मंडप में और मजे होंगे। दाढ़ी वाले ने हाथ झटका, आज की रात तो धमाल होगी, गांव वालों को दिखा देंगे बारात कैसी होती है। उनकी हंसी खेतों तक उड़ गई। धान की बालियां भी शायद यह अपमान महसूस कर रही थी, क्योंकि हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। राधिका खिड़की के पीछे धीरे धीरे यह दृश्य देख रही थी। कावेरी के चेहरे की हल्की उदासी उसके दिल को चीर गई।
उसकी मेहंदी से सनी हथेली कांपी। दीदी को क्या हुआ? उसने खुद से पूछा। कमरे में बैठे एक दो औरतों ने भी धीरे से कानाफूसी की। बाराती कुछ ज्यादा ही खुले हुए लग रहे हैं। न जाने कैसी रात हो। राधिका की आंखें भर आईं। उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन अब उसे थोड़ा असुरक्षित लगने लगा था। ठाकुर हरबंस को जब कावेरी अंदर मिली तो उन्होंने उसके चेहरे में कुछ पल के लिए उदासी देख ली। सब ठीक है बेटी? उन्होंने धीमे से पूछा। कावेरी थोड़ी हिचकी, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बाबूजी, सब ठीक है, बस काम ज्यादा है। लेकिन पिता का दिल अपनी बेटी की आंखों के पीछे छुपी शिकायत समझ रहा था। उन्होंने पंडाल की ओर देखा। बारात के शोर में कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन करने लगा। मंडप के एक कोने में मास्टर देवकी नंदन बैठे थे। उनकी आंखें उम्र दराज थीं, लेकिन सच को पहचानने में आज भी तेज थीं। उन्होंने कावेरी को जाते देखा, बारातियों की हलचल को देखा और फिर लंबी सांस लेकर आसमान की ओर देखा, जैसे वह ईश्वर से मन ही मन यह कह रहे हों, रात को बचा लेना। ये घर साधारण घर नहीं है, ये इज्जत का मंदिर है। ढोलिया रामोतार अब भी ढोल बजा रहा था, लेकिन उसकी ताल बार बार टूट रही थी। रणवीर उसे तेज बजाने का बार बार इशारा कर रहा था। रामोतार के हाथ कांप रहे थे, पर वह मजबूर था। इसी बीच रणवीर की नजर भी कावेरी पर गई, जो दूर से पानी के लोटे के साथ लौट रही थी। एक धीमी खतरनाक मुस्कान इसके होंठों पर उभर आई और उस मुस्कान में वही संकेत था जो किसी तूफान के आने से पहले आसमान पर दिखने वाली काली रेखा जैसा होता है। कावेरी के कदम अचानक रुक गए। उसे लगा हवा में कुछ कांप गया है, कुछ ऐसा जो आगे आने वाले समय का अलार्म था। और इस तरह कहानी में पहली सीधी टकराहट जन्म ले चुकी थी। अब सिर्फ वक्त बाकी था कि यह चिंगारी लपट में कब बदलेगी। मंडप की लालटेनें तेज हवा में हिल रही थी। धुएं और फूलों की मिली खुशबू अब पहले जैसी मीठी नहीं लग रही थी, मानो शाम की रौनक को किसी ने हल्के से दाग लगा दिया हो। धान के खेतों के पीछे मंडराती धुंध और पास मंडप में बढ़ता बारातियों का शोर, पूरा माहौल धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा था। एक तरफ गांव की सादगी, दूसरी तरफ बारात का उच्चृंखल व्यवहार। रणवीर के साथियों का झुंड अब मंडप के किनारे आ चुका था। एक ने पटाखे जलाकर हवा में उछाले और जोर से चिल्लाया, अरे ससुराल वाले कहां हैं, स्वागत नहीं करेंगे क्या? दूसरा बोला, लगता है आज इन्हें हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। उनकी हंसी तेज, खुरदरी और कानों में चुभने वाली थी। कोई भी गांव में ऐसी हंसी सुनने का आदी नहीं था। गांव के लोग तो मजाक में भी मीठी हंसी हंसते थे। धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ सिमटने लगी। औरतों ने अपने दुपट्टे कस लिए, बच्चे डर कर अपने पिता की टांग पकड़ने लगे। लेकिन रणवीर और उसके साथी इस असहज माहौल को देखकर भी और जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्हें इसी असहजता में मजा आ रहा हो। कावेरी ने दूर खड़े हुए उनकी आवाजें साफ साफ सुनी। त्योहारों और खुशियों का वातावरण उसके मन में जैसे उलझ गया। उसके कदम धीमे हो गए। उसका चेहरा, जो अब भी कुछ देर पहले मुस्कान से भरा था, अब चिंता की हल्की रेखाओं से ढक गया। लेकिन उसने अपनी ठोड़ी सीधी की। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता चमक उठी। वह अपनी जगह पर जम गई, जैसे किसी तूफान के सामने ही खड़ी हो। शुभम ने कावेरी की आंखों की बेचैनी पढ़ ली, और इस बार उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा तनाव था। उसकी आंखें बिजली जैसी चमकी, लेकिन वह अब भी रुका हुआ था। उसके मन में कई बातें एक साथ घूम रही थी। ये मेरी बहन की शादी है, कहीं मैं माहौल बिगाड़ ना दूं। लेकिन दीदी का अपमान मैं सह भी कैसे लूं?
उसकी उंगलियां फिर मुरली की जगह अपनी कलाई कसने लगी। मुरली उसके पास की चारपाई पर पड़ी हुई थी, पर आज उसकी जगह शुभम की सांसें भारी हो चुकी थी। राधिका अपनी खिड़की के पीछे से हर आवाज सुन रही थी। उसकी मेहंदी वाली उंगलियां धीरे धीरे साड़ी की किनारी पकड़कर मोड़ रही थी। उसके गालों पर खुशी की लाली नहीं, डर की सफेदी उतर रही थी। उसने कावेरी को देखा, खड़ी, साहस से भरी, पर मन में हल्की चोट ली। उसने अपने होंठ भींचे और आंखें झुका ली। यह वह रात नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। ठाकुर हरबंस बाहर आए। जब उन्होंने रणवीर के साथियों को बेहयाई से हंसते देखा तो उनके चेहरे पर झटके जैसा भाव आया। उन्होंने अपने गमछे से तिलक पोंछा और गर्दन नीचे कर ली। यही वह क्षण था जब एक पिता का दिल अपनी बेटी के सम्मान को लेकर पहली बार घबराया। उन्होंने रामअवतार को बुलाकर कहा, धीमी धुन बजा, ज्यादा शोर ठीक नहीं। लेकिन रामअवतार रणवीर की धमकियों में उलझा था। उसने बेबस होकर सिर झुका लिया। मास्टर देवकीनंदन अपनी लाठी पर हाथ रखे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी। उनके चेहरे पर उन बुजुर्गों वाली निराशा थी जो जानते हैं कि आज कुछ गलत होने वाला है और उसे रोकना शायद किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, हरबंस, ध्यान रखना, ये लोग गांव की मर्यादा को नहीं जानते। ठाकुर हरबंस ने बस सिर हिलाया, लेकिन उनके भीतर बेचैनी जैसे पूरी रात को खा गई थी। पायल कावेरी के पास आई, धीमे से बोली, दीदी, उन लोगों को देख रही? उनके हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे। कावेरी ने पायल के सिर पर हाथ रखा। तू चिंता मत कर, मैं यहां हूं। लेकिन उसके अपने दिल में उसी खामोश डर की पतली परत धीरे धीरे चढ़ने लगी थी। ठीक उसी समय रणवीर अपनी मोटरसाइकिल से उतरा। उसके जूते ने मिट्टी को हिंसक ढंग से दबाया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह सामने खड़े लोगों को अपनी शक्ति दिखाने आया हो। उसने अपनी जैकेट का कॉलर सीधा किया और कावेरी की ओर देखते हुए अपने साथियों से बोला, चलो, आज ससुराल वालों का असली स्वागत लेते हैं। उसके शब्दों में मस्ती कम और घमंड ज्यादा था। कावेरी का दिल तेज धड़कने लगा। शुभम की उंगलियां कांपने लगी। राधिका की आंखें भर आईं। ठाकुर हरबंस का कलेजा सिकुड़ गया। मास्टर देवकीनंदन ने लाठी जोर से पकड़ी। पायल ने कावेरी की साड़ी कसकर थाम ली और लालटेन की लौ एक पल के लिए तेज चमककर बुझने जैसी हो गई। रणवीर ने कावेरी को देखकर धीमे से अपनी भौहें उठाई और उसी हाव भाव में वह तूफान छिपा था, जिसे नलदीपुर गांव अगले कुछ घंटों में निकट से महसूस करने वाला था। यही वह पल था जब कहानी की असली आग धीरे धीरे जलनी शुरू हो चुकी थी। रात अपनी गहराई में उतर चुकी थी। ठंडी हवा अब धान के खेतों के बीच से तेज होकर गुजर रही थी, मानो खेत स्वयं भी आने वाली घटना का भार महसूस कर रहे हों। लालटेनें कांप रही थीं। बांस के खंभों पर बंधे गेंदे के फूल अब उतने ताजा नहीं लग रहे थे, जैसे विवाह की पवित्रता पर कोई परछाई पड़ रही हो। इसी बीच मंडप के बीच बने खुले आंगन में शोर, हंसी और बेहूदे मजाक का दायरा बढ़ता जा रहा था। रणवीर ने अपने साथियों की ओर देखते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, अरे, ये ससुराल वाले इतने चुप क्यों हैं? कहीं हमसे डर तो नहीं गए? साथियों की हंसी फिर फटी, लड़खड़ाती, बेहया और हवा में तैरकर कावेरी के कानों तक पहुंचती हुई। लाल शर्ट वाला साथी बोला, रणवीर भाई, चलो ना, उधर खड़ी बड़ी बहन से दो बातें करते हैं। बहुत शर्माती फिर रही है। दाढ़ी वाले ने हाथ बढ़ाकर बोतल झुलाई। हाँ, आज तो सब मजा आएगा। कावेरी का चेहरा सख्त हो गया। वह जहां खड़ी थी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक तीखा आक्रोश चमकने लगा था।
मंडप के दाहिनी ओर चारपाई के पास खड़ा शुभम इन सब शब्दों को सुन रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं, छाती तेजी से उठने गिरने लगी, उसकी उंगलियों की नसें तक खींचने लगी। उसके अंदर ऐसे उबाल उठा जैसे शांत नदी में अचानक तेज बाढ़ आ जाए। पर उसने खुद को रोका। उसके मन में दो विचार लड़ रहे थे। ये मेरी दीदी का अपमान है, अभी जाकर जवाब दूं, और ये मेरी बहन की शादी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन पैरों ने अभी नागरिकता का कर्तव्य निभाते हुए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वह अपने दांत भींचकर अपने भीतर उमड़ते तूफान को रोकने लगा। राधिका कमरे की खिड़की पकड़कर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मेहंदी की रंगत अब आंखों के आंसुओं से भीगी लग रही थी। उसने देखा कि कावेरी की ओर रणवीर बार बार देख रहा है। उसे लगा जैसे हर मुस्कान कोई जहर लिए हुए हो। राधिका फुसफुसाई, हे भगवान, क्या इस तरह बारात आनी चाहिए थी? उसकी एक सहेली बोली, डर मत राधिका, तेरे भाई हैं बाहर। लेकिन राधिका जानती थी शुभम अब भी कुछ कह नहीं पा रहा, और यही बात उसके भीतर हलचल मचा रही थी। ठाकुर हरबंस ने अपनी बेटी की ओर से नजर हटाकर बारातियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। उन्होंने सोचा, क्या मेरी बेटी की शादी में आज ये सब सहना पड़ेगा? लेकिन बूढ़ी उम्र, जिम्मेदारी और गांव की परंपरा उन्हें भी बांधे हुई थी। उनकी आंखें शुभम को ढूंढते ढूंढते उसकी ओर जा टिकी। उन्होंने इशारे से पूछा, सब ठीक? शुभम ने दूर से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरों ने बता दिया कि कुछ भी ठीक नहीं था। पायल कावेरी के पास आई। उसका छोटा हाथ कावेरी की साड़ी पकड़कर धीरे से खींचा। दीदी, ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। कावेरी ने उसे भींचकर अपने पास किया। सब ठीक होगा पायल, चिंता मत कर। लेकिन उसकी आवाज में कंपी छुपी हुई थी। ढोलिया रामोतार लगातार ढोल बजाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार रणवीर के साथ ही उसे धक्का दे देते, कहते, अरे ढंग से बजा, तेरी ताल ऐसे मरी हुई लग रही है। रामोतार अंदर से कांप चुका था। उसने मास्टर देवकीनंदन की ओर देखा, जैसे मदद मांग रहा हो। मास्टर देवकीनंदन ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। वह जानते थे कि अभी सही समय नहीं है। जैसे ही कावेरी पानी का लोटा लेकर फिर घूंघट वाले मंडप की ओर चली, लाल शर्ट वाला साथी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने रास्ता रोकते हुए कहा, अरे बहन जी, इतनी जल्दी जा कहां रही हो? आज तो हम दूल्हे के घर वाले हैं, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए। कावेरी रुक गई। उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त हो गईं। उसने धीमे से कहा, कृपया रास्ता दीजिए। लेकिन वह साथी हंस पड़ा। अरे वाह, घबराई क्यों? हम तो बस बात कर रहे थे। उसकी हंसी कावेरी के सम्मान पर लगी पहली सच्ची चोट थी। और यह दृश्य शुभम ने साफ साफ अपने सामने देखा। उसके पैरों ने कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वह खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसके चेहरे का मासूमपन कहीं खो गया था। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक असहनीय पीड़ा थी। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी दीदी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गांव के लोग अचानक चुप हो गए। किसी ने महसूस किया कि हवा अपना आकार बदल रही है। कावेरी ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में डर की तीखी चमक उभरी। राधिका खिड़की पर दोनों हाथ रखकर सांस रोककर खड़ी हो गई। ठाकुर हरबंस ने गमछा कसकर पकड़ लिया। मास्टर देवकीनंदन ने लाठी टिकाकर गहरी सांस ली। अब कुछ होने वाला है। रणवीर ने भी मुड़कर देखा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे और खतरनाक होती गई। शुभम का गुस्से से भरा कदम जैसे ही कावेरी की ओर बढ़ा, गांव की हवा एक पल के लिए रुक सी गई।
धान के खेतों में से उठती हल्की सरसराहट भी उसकी उबलती सांसों के आगे शांत पड़ गई। कावेरी ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में वह डर था जो एक बहन को अपने भाई की उबलती आग देखकर होता है। राधिका की उंगलियां खिड़की की सलाखों को इतनी जोर से पकड़ चुकी थीं कि मेहंदी भी हल्की धुंधली पड़ गई थी। बारात में रणवीर के साथ ही उत्सुक होकर यह तमाशा देखने लगे, जैसे उन्हें किसी झगड़े का इंतजार हो। लेकिन तभी मास्टर देवकी नंदन की आवाज भीड़ की चुप्पी को चीरती हुई निकली। मास्टर देवकी नंदन अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे आए। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में एक गहरी समझ थी। उनकी आवाज किसी साधारण बुजुर्ग की फटकार नहीं थी। वह एक ऐसे आदमी की पुकार थी जिसने जीवन भर देखा था कि कब आग को रोकना चाहिए और कब उसे भड़काना चाहिए। शुभम, इधर आ बेटा। उनके शब्दों में आदेश कम, प्यार ज्यादा था, पर वह प्यार शुभम के हर कदम को जैसे जकड़ ले रहा था। शुभम रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, मुट्ठियां कस चुकी थीं, चेहरा लाल हो गया था, पर उसने अपने पैरों को रोका। वह धीरे धीरे मास्टर के पास गया, मानो शरीर उसका हो पर दिमाग कहीं और हो। रणवीर के साथ ही हंसकर बोले, अरे ये लड़का तो डर गया। बूढ़े ने डरा दिया लगता है। उनकी हंसी फटी, लेकिन शुभम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें सिर्फ जमीन पर जमी थीं, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। मास्टर देवकी नंदन उसे लेकर मंडप से थोड़ा दूर गांव के बड़े पीपल के नीचे ले गए, जहां मिट्टी थोड़ी ठंडी थी और गांव की रात की खामोशी कुछ ज्यादा साफ सुनाई देती थी। पीपल के पत्ते हवा में लगातार हिल रहे थे, एक अजीब सी धुन बना रहे थे, मानो वे भी जानते हों कि यहां कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मास्टर देवकी नंदन रुके। शुभम उनके सामने खड़ा था, सीना उठता गिरता, पर आंखें अब भी भीतर जली आग से भरी। बेटा, उन्होंने धीमे और स्थिर स्वर में कहा, गुस्सा खून को जलाता है पर समझ दिमाग को जलने नहीं देती। तू अभी दोनों मोड़ों पर खड़ा है। शुभम ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में वह कच्चा दर्द था जो इंसान के भीतर तब उठता है जब उसकी इज्जत पर चोट की जाए। मास्टर जी, उन लोगों ने दीदी को। उसकी आवाज फट गई। मैं सह नहीं सकता ये सब। मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ कमजोर था, पर उसमें अनुभव की भारी ताकत थी। बेटा, मास्टर ने कहा, हिम्मत सिर्फ लाठी उठाने में नहीं होती। हिम्मत कभी कभी 4 शब्द सही जगह बोल देने में होती है। शुभम ने हैरानी से उन्हें देखा। लेकिन मास्टर जी, वो लोग बदमाश हैं। अगर मैंने कुछ कहा तो। मास्टर मुस्कुराए, धीमी पर जीवन भरी मुस्कान। तो तेरी ईमानदारी तेरी ढाल बन जाएगी। याद रख, भीड़ की हिम्मत झूठ से आती है और अकेले आदमी की हिम्मत सच्चाई से। पीपल के पत्ते उनके शब्दों के साथ और जोर से थिरकने लगे, जैसे हवा भी उनकी बात का समर्थन कर रही हो। मास्टर तीन देवकी नंदन ने आगे कहा, अभी लड़ाई मत कर, समय आने दे। जो इंसान अपनी बहन का सम्मान कर सकता है, वह 10 गलियों की बदतमीजी को एक शब्द से चुप करा सकता है। उनकी आंखों में तेज चमक थी, जैसे वह शुभम में एक योद्धा देख रहे हों। शुभम की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। अंदर का तूफान अब दिशा खोजने लगा था। गुस्सा अब आग नहीं था, वह अब तप कर एक ईमानदार दृढ़ता बनने लगा था। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई और बोला, मास्टर जी, आप ठीक कहते हैं। मैं सही समय पर बोलूंगा, सही जगह पर बोलूंगा और एक शब्द भी बेकार नहीं जाऊंगा। मास्टर मुस्कुराए। बस यही असली बहादुरी है बेटा। कावेरी मंडप से थोड़ा दूर खड़ी कावेरी यह दृश्य देख रही थी। शुभम को मास्टर के साथ खड़े देखकर उसके दिल में थोड़ी राहत उतर आई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अभी भी थी, क्योंकि उसे पता था असली स्थिति अब भी सामने नहीं आई थी।
राधिका खिड़की के पीछे से राधिका की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि उसका छोटा भाई अंदर से मजबूत हो रहा है। ठाकुर हरबंस उन्होंने दूर से इसे देखा और धीरे से प्रभु का नाम लिया। उनका दिल कुछ पल के लिए हल्का हुआ। रणवीर ने भी दूर से शुभम को देखा, लेकिन वह कावेरी पर ध्यान टिकाया था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चुनौती उभर रही थी। देखते हैं ये छोटा लड़का कितना टिकता है। रामोता ढोल बजाते हुए भी उसका ध्यान बार बार उधर जा रहा था। वह समझ चुका था रात अभी लंबी है। शुभम ने पीपल के नीचे एक गहरी सांस ली और फिर मंडप की ओर बढ़ चला। उसकी चाल में अब एक नई मजबूती थी। चेहरे पर न डर न बेचैनी, बस एक शांत दृढ़ता। कावेरी ने उसे देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की चमक आई। रणवीर ने उसे देखा और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, क्योंकि अब शुभम का गुस्सा एक तलवार नहीं था, एक सुलगती हुई आग था जो सही समय आने पर पूरे माहौल को बदल देने वाली थी। रात अब और ठंडी हो चुकी थी। धान के खेतों में से आती हवा कभी हल्की सरसराहट, कभी गहरी सिसकी जैसी आवाज कर रही थी। मंडप की लालटेनें कांप रही थीं, जैसे धुआं और रोशनी डरकर एक दूसरे से लिपट रहे हों। गांव के चेहरे पर अब उमंग कम, बेचैनी ज्यादा उतर आई थी। कुछ लोग समझ चुके थे कि बारात की भीड़ और शराब किसी भी समय मर्यादा की सीमा तोड़ सकती है। मास्टर देवकी नंदन शांत बैठे थे, पर उनकी आंखें बंद नहीं थी। वह हर छोटी हरकत देख रहे थे। रामोतार का ढोल बार बार ताल खो रहा था। पायल कावेरी के पास चिपकी खड़ी थी। राधिका अपनी खिड़की के पीछे हर आवाज सुनकर कांप रही थी। और शुभम, वह अब एक अलग व्यक्ति बन चुका था। उसके कदमों में हलचल नहीं थी, बल्कि एक शांत तलवार सी दृढ़ता थी। पर तूफान आने को तैयार था। मंडप के करीब रणवीर के दो साथी लड़कियों और औरतों के समूह के बीच आ गए। लाल शर्ट वाला बोला, अरे आज तो बाराती हैं हम, थोड़ा हंसी मजाक चलेगा ही। दाढ़ी वाला हंसा, और यह गांव, अरे यहां की लड़कियां तो और भी संकोची हैं, और भी मजा आएगा। उनकी आवाजें हवा में चाकू जैसी कटती जा रही थीं। औरतें एक कदम पीछे हट गईं। कुछ ने दुपट्टा और कसकर पकड़ लिया। कावेरी ने यह सब देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक गहरी शांत क्रोध की रेखा थी। कावेरी जैसे ही थाली में चावल लेकर स्वागत की तरफ बढ़ी, लाल शर्ट वाले ने जानबूझकर उसके सामने कदम रख दिया और फिर उसने कावेरी के दुपट्टे को हल्के से उंगलियों से खींच दिया। जोर से नहीं, बस इतना कि उसका सम्मान हिल जाए। कावेरी का पूरा शरीर एक झटके में ठिठक गया। उसकी सांसें रुक गईं, आंखें फैल गईं। उसके कानों में मानो कोई आग की चिंगारी फूटी हो। पायल ने चिल्लाकर कहा, दीदी, और उसी क्षण ढोल की आवाज भी रुक गई। रामोतार ने डर से ढोल पर हाथ रोक लिया, जैसे वह खुद भी इस अपमान का भार महसूस कर रहा हो। चारों तरफ जैसे समय थम गया। औरतों की सांसें थम गईं। मर्दों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुस्सा था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि बारात पक्ष से झगड़ा करना गांव की पुरानी परंपराओं में अनहोनी माना जाता था। शादी को बिगाड़ना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। पर सबकी नजरों में एक सवाल जल रहा था, क्या यह बदतमीजी सहनी पड़ेगी? कावेरी ने दुपट्टा झटके से अपने कंधे पर ठीक किया। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन आंसू बाहर नहीं गिरे। उसने सीधा लाल शर्ट वाले की ओर देखा, एक ऐसी नजर जिससे कोई बहन, बेटी, औरत अपमान झेलने के बाद भी अपने सम्मान को पतन नहीं होने देती। वह बोली नहीं, लेकिन उसकी नजरें उसे थप्पड़ से भी ज्यादा गहरा आघात दे गईं। वह लड़का एक पल को चौंक गया, फिर हंसकर बोला, अरे इतना भी क्या घमंड। उसके पैर जमे थे, लेकिन उसकी आंखों में आग भड़क चुकी थी। वह मास्टर देवकी नंदन की बात याद कर रहा था।
हिम्मत कभी कभी सही समय तक खुद को रोकने में होती है, पर यह समय जैसे उसके भीतर आग बन गया था। शुभम एकदम आगे बढ़ा। उसका चेहरा तेज था, लेकिन आंखें शांत, मानो किसी योद्धा ने निर्णय ले लिया हो। ठाकुर हरबंस भी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर शर्म, गुस्सा और दर्द, तीन ही रेखाएं थीं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? मर्यादा रखो, यह शादी का घर है। लेकिन लाल शर्ट वाला बोला, अरे ठाकुर साहब, हम मजाक कर रहे थे, आप ही इतने डरते क्यों हो? और वह हंस पड़ा। ठाकुर हरबंस का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उनकी आंखों में अपने घर की इज्जत के टूटने का डर जैसे जलती चिंगारी बन गया। राधिका ये सब देखकर रो पड़ी। उसकी आंसुओं की बूंदें मेहंदी वाले हाथों पर गिरती गईं। वह खिड़की पकड़कर खड़ी थी, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। उसने कावेरी को देखा और खुद से बोली, दीदी को कुछ हुआ तो मैं नहीं सह पाऊंगी। मास्टर देवकी नंदन ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें भरी थीं। उन्हें पता था अब वह क्षण आ गया है जिसे वे टालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, अभद्रता हद पार कर चुकी है, अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचेगा। रणवीर आखिर इस दृश्य को देख हंसते हुए आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे कावेरी के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, क्यों बुरा मान गई? हम तो बस मजाक कर रहे थे, बारात का मजा है। कावेरी चुप रही, पर उसकी नजरें रणवीर को चीरती जा रही थीं। और तभी शुभम ने आगे कदम रखा। रणवीर ने मुड़कर उसे देखा और बोला, अरे दुल्हन का छोटा भाई है ना, कौन रोक लेगा तू? मंडप की हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। यही वह क्षण था जब शादी का माहौल, इज्जत की दीवार और होने वाली रात, सब एक नए मोड़ पर खड़े थे। तूफान शुरू हो चुका था। अब कहानी वापस नहीं मुड़ सकती थी। रात की हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। धान के खेतों में सरसराहट बंद हो गई। कुछ ही क्षण पहले तक बजता ढोल भी डर के मारे सुन्न पड़ा था। लालटेनें कांपती रोशनी दे रही थीं, मानो वे खुद भी इस तनाव से हिल रही हों। और उस खामोशी के बीच रणवीर की बेहया हंसी आवाज को चीर कर निकल रही थी। कावेरी का दुपट्टा अभी भी उसके कंधे पर कसकर पकड़ हुआ था। उसके चेहरे पर तूफान छुपा था, पर वह चुप थी। राधिका खिड़की पर हाथ रखे कांप रही थी। पायल कावेरी से चिपकी खड़ी थी। ठाकुर हरबंस शर्म और गुस्से की गांठ में जकड़े थे। रामोतार की उंगलियां ढोल से हट चुकी थीं। मास्टर देवकी नंदन पीपल के नीचे बैठ हर लम्हे को तौल रहे थे। और तभी शुभम आगे बढ़ा। शुभम ने एक लंबी गहरी सांस ली। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर आंखों में एक ऐसी शांति जल रही थी जो किसी तूफान से पहले धरती के भीतर जमा ऊर्जा जैसी होती है। वह सीधा रणवीर और उसके साथियों के बीच आकर खड़ा हुआ। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे पुकारा नहीं। सब बस देख रहे थे कि अब क्या होगा। रणवीर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ हीरो? बहुत जल्दी आया सामने। शुभम कुछ पल चुप रहा और फिर अपने भीतर से निकली पहली गर्जना को शब्दों में बदला। बस एक शब्द, धीमा पर तेज, शांत पर धारदार, पूरे मंडप में गूंजने वाला। बस। शुभम ने दोबारा कहा, इस बार इतना स्पष्ट कि रणवीर के साथियों की मुस्कान एक पल में फीकी पड़ गई। शुभम ने रणवीर को सीधा घूरा। पहली बार एक लड़का अपनी बहन के सम्मान के लिए पूरी ताकत से खड़ा था। यह शादी का घर है, उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, और आपकी हर हरकत यहां की हवा को गंदी कर रही है। रणवीर हंस पड़ा। अरे वाह, ये तो सचमुच बहादुर निकला। लेकिन शुभम अब रुका नहीं। उसकी आवाज अब तलवार की धार की तरह तेज हो गई। आपको शराब पीने और हंसी मजाक करने का शौक है, करिए, लेकिन किसी की बहन, बेटी या इज्जत को देखकर हंसी उड़ाने का हक किसी ने नहीं दिया आपको। रणवीर की आंखों में पहली बार हल्का झटका दिखा।
कावेरी ने आंसू रोके। राधिका की सांस अटक गई। ठाकुर हरबंस ने आंखों में चमक महसूस की। रामोतार ने ढोल छोड़कर हाथ जोड़ लिए। पायल का छोटा चेहरा गर्व से लाल हो गया। मास्टर देवकी नंदन ने आंखें बंद कर एक धीमी संतुष्टि महसूस की। रणवीर ने कदम आगे बढ़ाया, शुभम की तरफ झुककर बोला, तेरी उम्र क्या है? क्या करेगा तू? शुभम ने तेज सांस ली। उसकी आंखों में हजारों साल पुरानी सच्चाई वाली रोशनी चमक उठी। उम्र छोटी है, पर इज्जत की समझ बहुत बड़ी है। बारातियों में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने हंसी रोक ली। हवा में पहली बार रणवीर की सत्ता नहीं, बल्कि शुभम की ईमानदारी भारी लगने लगी। अगर आपको लगता है कि आप बारात लेकर आए हैं इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। वह आगे झुका, 1 इंच भी नहीं डरा, 1 इंच भी नहीं हटा। बारात सम्मान देती है, अपमान नहीं। यह सुनते ही भीड़ में हलचल उठ गई। गांव वाले पहली बार अपनी रीढ़ सीधी करते हुए खड़े हो गए। कावेरी की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू डर या दर्द के नहीं थे, ये गर्व के आंसू थे। मेरा भाई, उसने खुद से कहा, आज मेरी इज्जत की ढाल बन गया। राधिका की आंसुओं में अब घबराहट नहीं थी। उसके अंदर भाई की ताकत एक नया आत्मविश्वास बनकर उभरी। मेरी शादी अब मेरी शर्म नहीं बनेगी, उसने धीमे से कहा। उनकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर गर्व की मोटी लकीर उभर आई थी। उनका बेटा आज उनकी लाज रख रहा था। यही था सही समय, यही था सही शब्द। रणवीर ने होंठ भींचे। उसने आसपास देखा। भीड़ अब उसे देख रही थी। पहले वाली हंसी कहीं गायब थी। उसने शुभम की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा, तो तू हमें रोक लेगा? शुभम की आवाज इतनी शांत थी कि रणवीर की सांस अटक गई। रोकूंगा नहीं, सच दिखाऊंगा। रणवीर पीछे हट गया। उसके साथियों ने इधर उधर देखा। किसी ने हंसने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। और इसी खामोशी में धान के खेतों में हवा एक बार फिर चली, लेकिन इस बार वह डर से नहीं, शुभम की आवाज से हिली थी। पूरे मंडप में पहली बार सम्मान अपना स्वर उठाने लगा था, पर रणवीर अब भी खामोश नहीं था। उसकी आंखों में अब एक गहरा काला बदला चमक रहा था। तूफान का अगला हिस्सा अभी बाकी था। मंडप में पसरी खामोशी ऐसी थी जैसे रात ने खुद अपने कदम रोक लिए हों। धान के खेतों में हवा फिर चलने लगी थी, लेकिन अब वह डर लेकर नहीं, जिम्मेदारी लेकर बह रही थी। सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी। रणवीर के साथी एक दूसरे का चेहरा पढ़ने लगे थे। शुभम के शब्दों ने उनकी शराब से भरी हंसी को चोट की तरह काट दिया था। लालटेनें कांप रही थीं, पर इस बार उनकी रोशनी शुभम के चेहरे पर पड़कर उसके साहस को और उजला बना रही थी। रणवीर ने अब शुभम के नजदीक आकर अपने कदम रोके। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे कोई जानवर अपनी असली प्रवृत्ति दिखाने वाला हो। उसने दांत भींचकर कहा, बहुत बोल लिया तूने, अब चुप हो जा। शुभम ने उसे देखा, सीधा, बिना झिझक, बिना झुकाव। मैं अपनी बहन की इज्जत के लिए बोल रहा हूं, चुप तुम हो जाओ। रणवीर का चेहरा तमतमा गया। साथियों ने ओ कहकर माहौल भड़काने की कोशिश की, लेकिन शुभम की आवाज में वह स्थिरता थी जो किसी आदमी को भीतर तक हिला देती है। कुछ गांव वाले आगे आए पर रुक गए, क्योंकि कोई शादी खराब नहीं करना चाहता था, कोई लड़ाई नहीं चाहता था, पर हर किसी का खून खौल रहा था और सबकी आंखें शुभम पर टिक गई। कई औरतें रोके सांसें खड़ी थीं। कुछ बुजुर्गों की निगाहें शर्म से झुकी थीं और कुछ युवा लड़कों की मुट्ठियां कस चुकी थीं, पर शुभम की शांत बहादुरी उन्हें रोक रही थी। कावेरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह कमजोरी के आंसू नहीं थे।
ये वह पल था जब एक बहन अपने छोटे भाई को एक सच्चा पुरुष बनते हुए देखती है, सम्मान की रक्षा करते हुए। पर फिर भी उसके दिल में डर की सुई चुभी। अगर रणवीर हाथ उठाए तो शुभम। उसके होंठ कांपे, पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि शुभम की पीठ पर उसकी दुआओं का हाथ था। राधिका अब रो नहीं रही थी। उसके आंसू सूख गए थे और उनकी जगह आंखों में चमक आ गई थी। उसने खुद से कहा, यही वजह है कि मैं हमेशा अपने भाई पर गर्व करती थी। आज वह मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के सम्मान के लिए लड़ रहा है। उसकी सांस अब शांत थी। पहली बार शादी का डर नहीं, आशा का प्रकाश महसूस हुआ। ठाकुर हरबंस भीड़ के बीच खड़े पहली बार दोहरी भावना में थे, डर भी, गर्व भी। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपने भीतर कहा, अगर मेरी जगह उसकी मां होती तो आज वह शुभम को माथे पर चूमती। उनका चेहरा दो गरिमा से भर उठा, पर साथ ही उन्हें रणवीर के गुस्से की झलक पता थी और यही चिंता उन्हें काट रही थी। रणवीर ने हंसकर कहा, तू जानता है मैं कौन हूं। मेरे शहर में मेरे नाम से लोग डरते हैं, और तू। वह पास आया, आंखें सिकोड़कर बोला, मुझे यहां सिखाएगा। शुभम की आवाज पत्तों की सरसराहट जितनी हल्की, लेकिन बाण की तरह सटीक। डर दिखाने वाले लोग ही असल में सबसे डरपोक होते हैं। रणवीर का चेहरा एक पल के लिए खाली हो गया। उसके पीछे खड़े साथी अब भी हंसने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर झिझक साफ थी। शुभम ने चारों तरफ देखा। कावेरी, राधिका, ठाकुर हरबंस, पायल, रामोतार, गांव वाले सब उस पर भरोसा करने लगे थे। उनके आंखों में उम्मीद थी। फिर उसने रणवीर की ओर बिना डर धीमे लेकिन प्रचंड स्वर में कहा, आपके साथ आए ये लड़के, ये शराब, ये हंसी, सब आज आपकी अहमियत दिखा रहे हैं। रणवीर तमतमा गया। और तेरी? शुभम ने सीना सीधा किया। मेरी अहमियत यह है कि मैं अकेला खड़ा हूं, फिर भी झूठ के सामने नहीं झुक रहा। इस वाक्य ने तनाव की हवा को दो हिस्सों में काट दिया। यह वह वाक्य था जिसने माहौल का पूरा संतुलन शुभम के पक्ष में मोड़ दिया। मास्टर ने लंबी सांस ली, तय समझकर बुदबुदाए, यही है असली वक्त जिसे मैंने शुभम के लिए चुना था। उनकी आंखों में आशीर्वाद की चमक थी। वह जानते थे अब हालात बदलेंगे, पर अभी भी आंधी खत्म नहीं हुई थी। रणवीर अब हंस नहीं रहा था। उसकी ठोड़ी कस गई थी, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपने साथियों की ओर देखा, जैसे उन्हें इशारा कर रहा हो कि अब यह लड़का ज्यादा बोल रहा है। लाल शर्ट वाला साथी आगे आने को बढ़ा, लेकिन रणवीर ने हाथ रोककर कहा, नहीं, पहले मैं देखता हूं यह लड़का कितना टिकता है। मंडप की हवा फिर से डर और तनाव से भर गई। रात का आसमान अब पूरी तरह गहरा हो चुका था। शुभम सीधा खड़ा था, मानो कोई पत्थर जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। रणवीर उसके सामने, मानो कोई जंगली जानवर जो अभी गरजने ही वाला हो। दोनों की आंखें टकराईं और उसी टकराहट में पूरे मंडप ने अपना भविष्य पढ़ लिया। कावेरी ने दुपट्टा कसकर पकड़ा, राधिका ने हाथ जोड़ लिए, ठाकुर हरबंस का दिल जोर से धड़का, पायल ने आह भरी, रामोतार ने ढोल से हाथ हटा लिया, मास्टर देवकी नंदन ने सिर झुका लिया और कहानी तूफान के ठीक दरवाजे पर पहुंच गई। रात पूरी तरह गाढ़ी हो चुकी थी। आसमान में तारों की धीमी झिलमिलाहट थी, पर धरती पर हर चेहरे पर भारी चिंता की परछाई। शुभम और रणवीर एक दूसरे के सामने खड़े थे। लालटेन की हिलती रोशनी दोनों की आंखों में चमक रही थी, जैसे उन दोनों की नियति अब टकराव की भाषा में लिखी जाने वाली हो। तभी गांव के बीच एक भारी आवाज गूंजी, बस, बहुत हो गया। ये थे मास्टर देवकी नंदन, लाठी टिकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। मंडप के चारों तरफ गांव के आदमी और औरतें धीरे धीरे एक गोल दायरे में खड़े हो गए, मानो कोई अनोखी अदालत बन रही हो। धान के खेतों की हवा अचानक तेज चलने लगी।
पीपल के पत्ते तेजी से झंझनाने लगे, जैसे वह भी इस फैसले के गवाह बनने को बेचैन हो। रणवीर के साथी सीना चौड़ा करके खड़े थे, पर उनकी आंखों में एक अनजाना डर धीरे धीरे फैलने लगा था। शुभम शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक स्थिर निश्चय की रेखा थी। मास्टर देवकीनंदन भीड़ के बीच आए और एक भारी सांस लेकर बोले, नल्दीपुर में कभी किसी बेटी की बेइज्जती नहीं हुई। आज यह क्या हो रहा है? आवाज में आरोप नहीं, दुख था, और वह दुख हर आदमी के दिल की नसों तक उतर गया। रणवीर ने हंसकर कहा, मास्टर जी, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, हम तो बस मजाक। मास्टर ने हाथ उठाकर रोका। मजाक? उनकी आवाज पहली बार तलवार की तरह पैनी हो गई। किसी बहन के दुपट्टे को खींचना तुम्हारे लिए मजाक है? भीड़ में हलचल उठी। कई औरतों ने गुस्से में सिर हिलाया, पुरुषों ने होंठ भींच लिए। रणवीर पहली बार अटक गया। मास्टर देवकीनंदन ने मुड़कर कहा, शुभम, जो देखा स्पष्ट कहो। शुभम ने कदम बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी पर रोशन थी। मास्टर जी, मेरी बहन कावेरी थाली लेकर खड़ी थी और इन लोगों ने उसका रास्ता रोक कर उसके दुपट्टे पर हाथ लगाया। भीड़ में छी छी की आवाजें गूंजी। पायल आगे आई, छोटी पर हिम्मती। मैंने भी देखा था मास्टर जी, लाल शर्ट वाले ने ही किया था। लाल शर्ट वाला घबरा गया, चेहरा सुर्ख पड़ गया। ठाकुर हरबंस भीड़ के बीच आए, माथे पर पसीना, आंखों में शर्म। उनकी आवाज फटी हुई, मेरी बेटी की शादी है और इस घर की बहन, उसका अपमान। उन्होंने अपना गमछा आंसुओं पर दबाया। ऐसी चुप्पी छाई कि रात के झींगुर भी खामोश हो गए। रणवीर ने अपने साथियों की ओर देखा, फिर बोला, ठाकुर साहब, लड़का बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, हम बाराती हैं, थोड़ा बहुत। मास्टर ने लाठी जमीन पर ठोकी। धड़ाक। शादी में आते हो इज्जत देने या छींटाकशी करने? रणवीर चुप। भीड़ में एक बुजुर्ग बोला, हमने ऐसा बाराती कभी नहीं देखा। दूसरा बोला, ये लोग शराब पीकर आए। एक महिला बोली, हमारे बच्चों के सामने बदतमीजी ये नहीं चलेगा। रणवीर के साथी अब कदम पीछे खिसकाने लगे। लालटेन की रोशनी में उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मास्टर ने धीमे स्वर में कहा, नल्दीपुर में दो बातें कभी बर्दाश्त नहीं होती, किसी की बेटी के सम्मान पर चोट और शादी की मर्यादा तोड़ना। उन्होंने रणवीर की ओर देखा, सीधा, कठोर। अगर सम्मान नहीं दे पाए तो बारात लेकर आए ही क्यों? रणवीर की आंखें शर्म और गुस्से के बीच कांपने लगी। मास्टर ने पूछा, शुभम, तेरा क्या फैसला है? भीड़ चौंक गई, जैसे गांव की अदालत अब एक लड़के को जज बना रही हो। शुभम ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब चमक थी। मैं लड़ाई नहीं, अगर यह बाराती क्षमा नहीं मांगते तो शादी का मंडप अपवित्र हो जाएगा। यह वाक्य तूफान की तरह पूरे मंडप में फैल गया। रणवीर का चेहरा अपमान से कस गया। साथियों ने उसकी ओर देखा, पर वह अकेला पड़ चुका था। मास्टर ने कठोर स्वर में कहा, नियति यही है, किसी बेटी का सम्मान बारात से बड़ा होता है। धान के खेतों से ठंडी हवा चली, जैसे प्रकृति भी इस फैसले के साथ हो। रणवीर ने होंठ भींचे, गुस्सा निकला, भीड़ की नजरों का भार झेला, और फिर पहली बार उसका सिर झुक गया। रणवीर की धीमी आवाज आई, ठाकुर साहब, मैं माफी मांगता हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। लालटेनें एक पल को स्थिर हो गई। कावेरी की आंखों से गर्व के आंसू बह गए। राधिका जमीन पर बैठ रो पड़ी। ठाकुर हरबंस के होंठ कांप गए। मास्टर देवकीनंदन ने आंखें बंद कर लीं। रामोतार ने ढोल पर हाथ रखा, पर बजाया नहीं, क्योंकि यह पल ढोल से नहीं, सम्मान से गूंजने वाला था। शुभम ने एक धीमी सांस छोड़ी। धनुष की डोरी की तरह तना हुआ उसका दिल पहली बार थोड़ा ढीला हुआ, पर रणवीर की झुकी हुई गर्दन के पीछे
एक खतरनाक ठंडी चमक अब भी छुपी थी। तूफान थमा नहीं था, सिर्फ दिशा बदल रहा था। रात बूढ़े पीपल के पत्तों में कांप रही थी। धुआं, लालटेन की रोशनी और भारी माहौल मानो एक अजीब सी अदृश्य दीवार बनाकर शादी के मंडप को चारों तरफ से घेर रहे थे। रणवीर की झुकी हुई गर्दन भीड़ की नजरों से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों के भीतर अहंकार की आखिरी लपटें धीरे धीरे सुलग रही थीं। और तभी मास्टर देवकी नंदन ने गहरी आवाज में कहा, अब गवाही सुनी जाएगी। ये शब्द हवा में तीर की तरह चुभे। सबकी निगाहें एक साथ मास्टर की ओर उठ गईं। रामोतार ढोल को किनारे रखकर धीरे धीरे आगे आया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखों में सच्चाई भरी थी। मास्टर जी, उसकी आवाज भारी थी। मैंने सब देखा। भीड़ में शोर उभरा, फिर शांत हो गया। रामोतार बोला, लाल शर्ट वाले ने कावेरी बहन के दुपट्टे को खींचा था। उसने रणवीर की ओर देखा। और रणवीर, तुमने उसे रोका भी नहीं। रणवीर की गर्दन झटके से उठी। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। ढोलिया सच बोल रहा है, उसने तो सबसे करीब से देखा था। कावेरी की आंखें रामोतार को देखकर नरम हो गईं, जैसे उसे पहली बार किसी ने अपनी इज्जत का दर्द समझा हो। मास्टर ने आगे कहा, पायल, आगे आ बेटिया। छोटे कदमों से पायल आई। उसके पैर कांप रहे थे, पर आंखों में वह आग थी जो सच के लिए जलती है। मैंने भी देखा था मास्टर जी। उसकी आवाज हल्की थी, पर पूरे मंडप में गूंज गई। वह लाल शर्ट वाला दीदी के सामने रास्ता रोककर खड़ा हुआ था और उसने दुपट्टा पकड़कर खींचा। बच्चे की इस गवाही ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। कई बुजुर्ग बोले, अगर बच्ची भी कह रही है तो बात गंभीर है। रणवीर के साथी अब डर कर पीछे हटने लगे। मास्टर देवकी नंदन ने कहा, कावेरी बेटा, अब तू बोल। कावेरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी साड़ी का पल्लू अब भी कसकर पकड़ हुआ था। चेहरे पर गहरी चोटें नहीं थीं। हमारी मां नहीं है, पर हमने हमेशा मर्यादा में जीना सीखा है। यह शादी का घर है, तमाशे का नहीं। उसके शब्द सीधे रणवीर की छाती पर पड़े। मास्टर ने शुभम की ओर देखा। शुभम, तू भी बोल बेटा। शुभम ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज अद्भुत शांति से भरी थी। मैंने देखा था, मेरी बहन का रास्ता रोका गया, उसके कपड़े छुए गए और उसके सम्मान को बारातियों की हंसी में बदनाम किया गया। फिर उसने रणवीर को सीधा देख कहा, मैं चिल्लाया नहीं, मैंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मां ने सिखाया था, शिष्टता कमजोरी नहीं होती। यह सुनते ही भीड़ में एक जोरदार सहमति की आह उठी। रणवीर की आंखें अब सच में डगमगाने लगीं। ठाकुर हरबंस धीमी चाल से आगे आए। उनकी आंखों में दुहक का इतना गहरा नदी बह रही थी कि शब्द उनके कंठ में अटक गए। मेरी बेटी, उनकी आवाज टूट गई। मेरे घर की, आज पहली बार मैंने अपनी बच्चियों को डरते हुए देखा है। भीड़ में गहराई से खामोशी हलचल उठी। हमने बारात को देवता माना है, पर देवता तो सम्मान देते हैं। उनकी आंखें रणवीर से मिल गईं। अपमान नहीं। अब तक रणवीर खुद को संभाल रहा था, पर अब उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। साथियों की आंखें नीचे थीं। गांव वालों की नजरें उस पर तनी थीं। मास्टर देवकी नंदन ने लाठी उठाई और उनके शब्द पूरे माहौल को पलट देने वाले थे। रात के इस क्षण हम सबने सच सुन लिया है, अब फैसला। और तभी पीपल के ऊपर से एक भारी हवा का झोंका आया। लालटेनें जोर से हिल गईं। धान के खेत कांप उठे। मास्टर की आवाज उसी कंपन में गूंजी, सच शर्माता नहीं, गुनाहगार शर्माता है। रणवीर की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। शायद पहली बार उसकी ताकत टूटने लगी। कुछ देर तक रणवीर कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसकी कसमसाती आवाज निकली, मैंने गलती की। भीड़ हिल गई।
कावेरी ने दुपट्टे को सीने से लगाया। राधिका की पुकार सी सिसकी निकली। शुभम ने आखिरी बार एक गहरी सांस ली, मानो वह बोझ जिसे वह कई घंटों से ढो रहा था अब उतर रहा हो। मास्टर देवकी नंदन ने धीरे से कहा, सच आज उजागर हुआ है। अब रात की दिशा बदल चुकी है। धान के खेतों से एक हल्की सुकून भरी हवा चली, लेकिन रणवीर के भीतर जो काला तूफान बचा था वह अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। रात अब गहरी, शांत और भारी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो भगवान भी इस घटना के हर क्षण को ध्यान से देख रहे हों। पीपल के पत्ते हिलकर एक लंबी, दुख भरी धुन बना रहे थे। लालटेनें डगमगा रही थीं, जैसे उनके भीतर की रोशनी सच और झूठ की जंग देख देख कर थक चुकी हो। गांव वाले अब भी घेरे में खड़े थे, सांसें रुकती चलती, आंखें पल्लों में भय से गर्व तक बदलती हुई, और ठीक बीच में रणवीर की झुकी हुई गर्दन, कांपते हुए होंठ और टूटता हुआ घमंड स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां बांध रखी थी। कभी वे गुस्से से कांपती, कभी शर्म से ढीली पड़ जाती। उसकी आंखें भीड़ की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। वह पहली बार अकेला पड़ गया था, इतना अकेला जितना कभी अपने शहर में नहीं हुआ था। उसने खुद से कहा, ये गांव वाले मुझे चैलेंज कैसे कर सकते हैं? पर फिर उसके भीतर एक और आवाज उठी, मैंने सच में गलती की है। उसके भीतर की पहली दरार इसी पल पड़ी। शुभम आगे बढ़ा। उसकी चाल स्थिर थी, चेहरा संयम से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में ताकत की वही चमक थी जो किसी योद्धा की आखिरी लड़ाई से पहले होती है। रणवीर ने उसे देखा और एक पल को उसकी नजरें झुक गईं। शुभम ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, गलती मान लेना किसी को छोटा नहीं बनाता। रणवीर ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। शुभम आगे बोला, छोटा वह बनता है जो गलती करके भी अपमान ढकने की कोशिश करे। भीड़ में गहरी खामोशी फैल गई, जैसे बात सबके दिल पर लगी हो। रणवीर ने कंपाती आवाज में कहा, मैंने उसका दुपट्टा नहीं खींचा था, बस बस। उसके शब्द खुद उससे भी छूटने लगे। कावेरी ने पहली बार सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में डर नहीं था, नफरत नहीं थी, बस वह शांत आग थी जो किसी भी गुनाहगार को अपने आप शर्मिंदा कर दे। रणवीर ने घबराकर नजरें मोड़ ली। मैंने थोड़ी बदतमीजी की थी, वह बुदबुदाया। थोड़ी? भीड़ में किसी ने फुसफुसाया। हाँ, थोड़ी। रणवीर की आवाज टूट गई और उसी टूटन के साथ उसकी झूठी ताकत भी टूट गई। कावेरी आगे आई। उसकी चाल हल्की थी, पर आवाज में पहाड़ जैसा साहस। थोड़ी बदतमीजी, उसने शांत स्वर में कहा। अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो क्या इसको थोड़ी कहता? रणवीर ने सिर झुका लिया, गहरे शर्म से। कावेरी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसकी आवाज कभी नहीं टूटी। हमारी मां नहीं है, हमने अपने दम पर घर संभाला है, इज्जत संभाली है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज मुझे लगा कि हमारी तपस्या पर धूल पड़ गई। यह वाक्य रणवीर के भीतर बिजली दो बनकर गिरा। अब धीरे धीरे बारातियों का झुंड रणवीर से दूर हटने लगा। कुछ साथियों ने नजरें नीचे कर ली। लाल शर्ट वाले ने दाढ़ी वाले के कान में कहा, यह तो सच में बड़ी गलती हो गई रे। दाढ़ी वाला बोला, रणवीर भाई, अब तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। रणवीर अकेला पड़ता जा रहा था। ठाकुर हरबंस आगे आए। उनकी आंखों में दर्द था, पर आवाज में दृढ़ता। रणवीर, उन्होंने कहा, हमने तुम्हें सम्मान दिया, बुजुर्गों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन तुमने इसी मंडप में मेरी बेटियों को रुलाया। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। यह शादी का घर है। ठाकुर हरबंस बोले, नहीं, यह मंदिर है और मंदिर में अपमान नहीं होता। रणवीर के भीतर कुछ और टूट गया।
मास्टर ने धीरे से कहा, रणवीर, सच मान ले, तू जितना बड़ा दिखता था उतना निकला नहीं। यह वाक्य ऐसा था जैसे किसी ने रणवीर की आत्मा पर चोट कर दी हो। उसके होंठ कांपे, गला सूख गया और फिर उसकी आवाज आई, मैं पूरी तरह माफी मांगता हूं। पूरे मंडप में एक गहरी सांस सुनी गई, जिसमें दर्द भी था, राहत भी। रणवीर ने धीरे धीरे कावेरी की ओर देखा। आंखों में पहली बार खेद, शर्म और हार तीनों थे। मुझे माफ कर दो, वह बोला। कावेरी चुप रही, लेकिन उसकी आंखें रणवीर को बता चुकी थीं, इज्जत लौटी नहीं, बस तू शर्मिंदा हुआ है। रणवीर कुछ और बोलता, इससे पहले उसके आंसू गिर पड़े। उसकी ताकत, उसका घमंड, उसकी अड़ियल चाल, सब कुछ उन आंसुओं में पिघल गया। रणवीर के साथी उसे पकड़कर पीछे ले गए। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। पीपल के पत्तों की आवाज अब सुकून से भर गई। राधिका जमीन पर बैठ जी भर कर रोई। राहत की बारिश। कावेरी ने पायल को गले से लगा लिया। रामोतार ढोल के पास बैठ गया, जैसे उसकी नसों से भी तनाव उतर गया हो। ठाकुर हरबंस ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और शुभम, वह खड़ा था, शांत, स्थिर, पर आंखों में गर्व के आंसू चमक रहे थे। मास्टर देवकी नंदन ने धीरे से कहा, आज रात एक लड़के ने पूरे गांव को मर्यादा याद दिला दी, लेकिन कहीं दूर धान के खेतों के पीछे हवा का एक झोंका धीरे से कह रहा था, रणवीर की हार पूरी नहीं हुई है। रात अब पहले जैसी नहीं थी। पीपल के पत्तों की कंपन में सुकून था। लालटेन की रोशनी अब स्थिर थी और हवा में एक शांत गर्माहट फैल गई थी, जैसे तूफान गुजर चुका हो और प्रकृति ने राहत की लंबी सांस ली हो। लेकिन मंडप के बीच सबकी निगाहें एक चेहरा खोज रही थी। शुभम, वह सिर्फ एक लड़का नहीं था अब, बल्कि उस रात की आत्मा बन चुका था, जिसने बिना हथियार, बिना जोर जबरदस्ती एक पूरी भीड़ को झुका दिया था। रणवीर अब भी पीछे खड़ा था, टूटा हुआ, भीतर से थका हुआ, पर अब बिना चालाकी या घमंड के। उसकी सांसें धीमी थी, पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से उतर रही थीं। उसकी आंखों में पहली बार वह साफपन था जो किसी गलती को मान लेने के बाद आता है। शुभम ने उसे देखा, नफरत से नहीं, दया से नहीं, बल्कि एक सच्चे आदमी की निगाह से। रणवीर की नजरें उससे मिली और वह फिर झुक गई। धीरे धीरे भीड़ में लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, इस लड़के में सचमुच दम है, इतनी कम उम्र और इतनी समझ। देखो, हाथ नहीं उठाया, बस शब्दों से ही सब रोक दिया। औरतें भी दिल से आशीर्वाद देती, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। अच्छा हुआ ये यहां था, नहीं तो पता नहीं कावेरी का क्या होता। कुछ गांव वाले शुभम को हल्की सी मुस्कान देकर उसकी पीठ थपथपाए बिना नहीं रह पाए। कावेरी शुभम के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू टूटन या अपमान के नहीं, बल्कि गहरे गर्व के थे। शुभम, उसकी आवाज कांप गई, तूने मेरी इज्जत और इस घर की मर्यादा बचा ली। शुभम मुस्कुराया, बहुत धीरे, जैसे वह अपनी बहन के लिए हमेशा तैयार था। उसने कहा, दीदी, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कावेरी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। नहीं, तूने उससे भी ज्यादा किया। तूने पूरी बारात का घमंड तोड़ दिया, वह भी बिना हाथ उठाए। राधिका अपनी खिड़की से निकलकर सीधे शुभम की ओर दौड़ी। उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। वह शुभम के सामने खड़ी होकर बोली, आज अगर मां होती तो तुझे गले लगाकर कहती, मेरे लाल, तूने घर की रूह बचा ली। शुभम ने राधिका का हाथ पकड़ा। दीदी, ये तेरी शादी है, आज का दिन फिर कभी नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता था कि तेरी विदाई उदासी से भरी हो। राधिका रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी से। ठाकुर हरबंस आगे आए। उनके कदम भारी थे, आंखें नम और दिल कृतज्ञता से भरा हुआ।
उन्होंने शुभम को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आवाज भर्रा गई। शुभम, तूने आज मेरी बेटी को, मेरे घर को और मेरी उम्र को सम्मान दिया है। शुभम बस इतना बोला, बाबूजी, इस घर की इज्जत हम सबकी सांसों में है। जहां इज्जत खतरे में हो, वहां उम्र, ताकत, पद सब छोटी बात होती है। ठाकुर हरबंस की आंखें चमक उठी। उन्हें पहली बार लगा कि उनका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं, घर की ढाल बन चुका है। मास्टर देवकी नंदन धीरे धीरे आए। उनकी लाठी जमीन पर टिकी थी, लेकिन दिल शुभम पर टिक गया था। उन्होंने शुभम के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज तूने वही किया जो एक सच्चा आदमी करता है। लड़ाई नहीं की, सिर्फ सच को खड़ा कर दिया। शुभम ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी, आपने ही तो कहा था, सही समय पर सही शब्द बोलना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। मास्टर मुस्कुराए, और आज पूरे गांव को पता चल गया कि तू बहादुर है। रणवीर कांपते कदमों से आगे आया। उसकी आंखें लाल थीं, शर्म, पछतावा और थकान से। उसने शुभम की ओर देखा और कहा, मैंने गलत किया। तुम सच्चे हो और मैंने अपनी ताकत का गलत उपयोग किया। शुभम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गलती को मानना ही पहला सुधार होता है। रणवीर ने सिर झुका लिया और उसी क्षण उसके भीतर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। यह वह क्षण था जिसमें ताकत बदल रही थी। पहले जो लोग रणवीर के पीछे खड़े थे, अब वे शुभम के पीछे खड़े दिखाई दे रहे थे। रणवीर के साथ ही उससे 2 कदम दूर खड़े थे, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि असली ताकत अकड़ में नहीं, सच्चाई में होती है। मंडप की हवा पहली बार हल्की लगी, जैसे पूरे माहौल ने एक साथ राहत की सांस ली हो। शुभम ने रणवीर, भीड़ और अपने परिवार को देखकर धीरे से कहा, आज के बाद इस गांव में किसी बहन की इज्जत पर बात नहीं आएगी, और अगर आए। उसने रणवीर की ओर देखा, लेकिन बिना गुस्से, सिर्फ दृढ़ता के साथ। तो मैं फिर खड़ा रहूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। धान के खेतों से हल्की हवा चली, लालटेनें स्थिर होकर चमक उठी। मंडप के ऊपर तारे एकदम साफ दिखने लगे, और उसी रोशनी में गांव ने पहली बार माना, शुभम जीत गया। मर्यादा की जीत हुई, और यह जीत बिना एक भी हाथ उठाए मिली। रात अब शांत थी, जैसे हवा ने अपने भीतर की सारी हलचल धरती में उतार दी हो। धान के खेतों में से आती सरसराहट अब डर नहीं, एक मधुर सुकून का संगीत बन गई थी। लालटेन की रोशनी स्थिर थी, जैसे वे उस क्षण को गहरे सम्मान के साथ देख रही हूं। और मंडप, जो कुछ घंटे पहले तनाव से कांप रहा था, अब धीरे धीरे फिर से एक पवित्र स्थल में बदल रहा था। शुभम थोड़ी दूरी पर खड़ा था, सिर झुकाए, लेकिन चेहरे पर गर्व की चमक साफ थी। उसके भीतर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष के बाद मिली हुई शांति थी। उसके पीछे खड़ा पूरा गांव उसे अब बच्चा नहीं देख रहा था, एक जिम्मेदार, सच्चा और मर्यादा निभाने वाला युवक देख रहा था। कावेरी उसकी ओर देख धीमे से मुस्कुराई, जैसे वह कहना चाह रही हो, आज तूने घर की नींव बचा ली। रणवीर धीरे धीरे अपने साथियों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे से ताकत, अहंकार और बदतमीजी सब मिट चुके थे। उसने शुभम की ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में सच में सम्मान था। वह धीरे से बोला, शुभम, तेरे जैसा आदमी 10 में 1 मिलता है। शुभम ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि सच्चे लोग विजय में भी शोर नहीं करते। गांव की औरतें अब फिर से काम में लग गईं। घी की मिठास की खुशबू हवा में फैली। ढोलिया रामोतार धीमी लेकिन दिल से बजाई गई धुन पर आ गया। इस बार ढोल की थाप किसी को डराने के लिए नहीं, दिलों के बोझ हल्का करने के लिए थी। मंडप में विवाह मंत्रों की आवाजें शुरू हुई। पंडित जी का शांत स्वर जैसे मन का अंधेरा धो रहा हो।
राधिका अपने दुल्हन वाले वस्त्र में पीले मरून रंग की चमकती साड़ी में चमक रही थी। चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर होठों पर हल्की मुस्कान। उसकी शादी अब सम्मान के साथ हो रही थी। कावेरी ने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, डरने की जरूरत नहीं राधु, आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। राधिका हल्के से मुस्कुराई, फिर फुसफुसाकर बोली, दीदी, अगर शुभम न होता तो शायद मेरी शादी मेरी डर की वजह बन जाती। कावेरी ने आंसू पोंछे। हमारा शुभम भगवान का आशीर्वाद है। पायल बीच में बोल पड़ी, और मैं भी हूं ना दीदी। सब हंस पड़े। इस हंसी ने मंडप की सारी थकान गलती से मिटा दी। ठाकुर हरबंस बार बार अपनी बेटी को देखते, फिर आंखें झुका लेते। हर बेटी के पिता की तरह उनके भीतर गर्व और विदाई का दर्द दोनों साथ कंपा रहे थे। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तेरी मां अगर होती तो आज तुझे कंधों पर उठाकर नाचती। राधिका रो पड़ी। बाबूजी, आप मत रोइए। ठाकुर हरबंस ने उसकी ठुड्डी पकड़ी। आज नहीं रोऊंगा, क्योंकि तू आज हमारे घर के सम्मान को और मजबूत करके जा रही है। जब विदाई का समय आया तो हवा भारी हो गई, लोगों की आंखें नम। औरतें दुपट्टे से आंसू पोंछ रहीं। ढोल की धीमी थाप दिल की धड़कन जैसा लग रहा था। राधिका घोड़ी पर नहीं, सजी हुई गाड़ी में बैठी। उसके हाथ कावेरी और ठाकुर हरबंस के हाथ में थे। शुभम गाड़ी के पास खड़ा एकदम स्थिर था, जैसे वह चाहता हो कि यह पल कभी खत्म न हो। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। राधिका ने मुड़कर कावेरी की ओर देखा। उसके चेहरे पर हजारों यादों का बोझ। फिर शुभम की ओर देखा। आंसुओं भरी आंखों में गर्व, प्यार और विश्वास चमक रहा था। और फिर सबके सामने गाड़ी की दहलीज पर हाथ रखते हुए उसने वही शब्द कहे जो कहानी का मोड़ बन गए। शुभम, तू सिर्फ मेरा भाई नहीं, हम तीनों का रखवाला है। शुभम की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार। गाड़ी दूर चली गई। गांव के लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। धान के खेतों में हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे वह राधिका के दामन से घर की खुशबू खींचकर नए जीवन में भेज रही हो। कावेरी ने धीरे धीरे शुभम का हाथ पकड़ा। तू बड़ा हो गया है शुभम, वह बोली। शुभम ने हल्के से कहा, नहीं दीदी, मैं तो वही हूं, बस आज अपनी जिम्मेदारी समझ गया। मास्टर देवकीनंदन दूर खड़े थे, लाठी के सहारे और आंखों में एक गहरी चमक। आज नल्दीपुर ने अपने इतिहास की सबसे सुरक्षित विदाई देखी है। रामोतार ने ढोल उठाया और कहा, आज की रात शुभम की वजह से संगीत फिर मीठा लग रहा है, और धान के खेतों में फिर वही पुरानी सुकून देने वाली हवा चलने लगी। जैसे रात ने स्वीकार कर लिया हो कि इस गांव ने एक रक्षक पाया है। राधिका की विदाई के बाद पूरा नल्दीपुर कुछ पल के लिए ठहर गया, मानो हवा, पेड़, मिट्टी सबने एक साथ अपनी सांस रोककर घर की नई शुरुआत को स्वीकार किया हो। लालटें अब बुझने लगी थी, पर उनके शीशों में पिछली रात के संघर्ष का प्रतिबिंब अब भी गर्म था। शुभम मंडप के बीच खड़ा था, थका हुआ लेकिन जीत की शांत चमक से भरा। कावेरी और ठाकुर हरबंस उसे देखकर गहरे गर्व में डूबे थे, और गांव अब एक कहानी सुनाना चाहता था, एक ऐसे लड़के की जिसने मर्यादा बचाई। सूरज की पहली किरण जब धान के खेतों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे खेत भी कह रहे हों, रात कठिन थी पर सुबह सुरक्षित है। गांव की गली गली में लोग एक ही बात कर रहे थे, शुभम ने कमाल कर दिया। इतनी समझदार बात, इतने शांत दिमाग से। हम तो उम्र भर यही किस्सा सुनाएंगे। औरतें कुएं पर बातें कर रही थीं। हमें भी अपनी बेटी का बचाव करने वाला वैसा भाई चाहिए। कावेरी कितनी खुशकिस्मत है। कुछ बुजुर्ग मिट्टी के चबूतरे पर बैठे बोले। मास्टर देवकीनंदन को समझदार शिष्य मिल गया। दोपहर को रणवीर अकेला ठाकुर हरबंस के आंगन में आया।
उसके चेहरे पर पहले वाले घमंड की एक भी लकीर नहीं थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठाकुर हरबंस बाहर बैठे थे। रणवीर ने सिर झुकाया। ठाकुर साहब, कल रात की हर हरकत के लिए दिल से माफी चाहता हूं। ठाकुर हरबंस ने थोड़ा समय लिया, फिर बोले, माफी स्वीकार है, पर याद रहे, इज्जत का वजन किसी बाराती से बड़ा होता है। रणवीर की आंखें भर आईं और आपने मुझे यह बात समझा दी। फिर वह मुड़ा और चलते चलते शुभम के सामने आ खड़ा हुआ। ब्रिज के नीचे बहती छोटी धारा हल्की आवाज कर रही थी, बस वही आवाज, और दोनों की भारी सांसें। रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, शुभम, मैंने कई लड़ाइयां देखी हैं, कई लोगों को झुकाया है, पर कल पहली बार मेरे अपने दिल ने मुझे हराया। शुभम चुप रहा। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ समझदारी का शांत भाव। रणवीर ने आगे कहा, जो तूने किया वह ताकत से नहीं, चरित्र से हुआ है। शुभम ने सिर हिलाया। इंसान बड़ा हथियारों से नहीं, अपनी मर्यादा से होता है। रणवीर कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं चाहता कि उसे बचाने वाला तेरे जैसा भाई हो। यह कहकर रणवीर ने पहली बार शुभम का हाथ सम्मान से पकड़ा और एक बदला हुआ आदमी वहां से चला गया। शाम ढलते ढलते कावेरी और पायल मंडप के आखिरी फूल समेट रही थी। पीपल के नीचे मास्टर देवकीनंदन लाठी टेककर शुभम को देख रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, शुभम, कल की रात किसी किताब में नहीं लिखी जाएगी, पर इस गांव की हर मां अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाएगी। शुभम ने माथा झुकाकर कहा, मास्टर जी, मैंने तो बस। मास्टर ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं बेटा, तूने बस नहीं, बहुत किया है। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, एक लड़के की शांत आवाज से लिखा जाता है। शुभम की आंखें चमक उठी। रात को कावेरी ने चूल्हे पर रोटी बनाते हुए शुभम से कहा, आज मां होती तो तेरे माथे पर हल्दी लगा देती और कहती, आज मेरे बेटे ने मेरी परवरिश को सच्चा कर दिया। शुभम मुस्कुराया, लेकिन आंसू उसके गाल पर उतर आए। ठाकुर हरबंस ने उसे पास बुलाया। शुभम झिझका, पर ठाकुर साहब ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। शुभम, उनकी आवाज भर्रा गई, तू इस घर का बेटा नहीं, इस घर का स्तंभ है। दूसरे दिन गांव का बुजुर्ग चमारू सबको बताता फिर रहा था, अरे सुनो बात, कल रात शुभम ने बारात को झुकाया था। अभी से बच्चे खेलते हुए बोल रहे हैं, हम भी शुभम बनेंगे। मिट्टी की पगडंडी पर हवा ने खेतों को छुआ और ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, नलदीपुर में मर्यादा का नया पहरेदार आ गया है। शुभम अकेला पीपल के नीचे खड़ा था। रात का आसमान धीरे धीरे तारों से भर रहा था। उन तारों में उसे मां की आंखों जैसी शांति दिखाई दी। राधिका की मुस्कान, कावेरी का गर्व, बाबूजी का आशीर्वाद और मास्टर का ज्ञान, सब मिलकर उसके भीतर एक वचन बना रहे थे। शुभम ने आसमान की ओर देखते हुए धीमे से कहा, जहां भी इज्जत पर बात आएगी मैं खड़ा रहूंगा, सच के साथ, बिना डर, बिना घमंड। पीपल के पत्ते हिले, मानो उन्होंने उस वचन को आशीर्वाद दे दिया हो। और उसी रात नलदीपुर के इतिहास में एक नई कहानी लिख दी गई। एक लड़का था जिसने बिना हाथ उठाए पूरे गांव को झुकाना सिखाया।